हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारा रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं इतिहास, और इतिहास के पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम अपने आप से पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रवाद, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद हम लोग देख लिए थे। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद यानी इसके जो इंट्रोडक्शन है, ये हम लोग सारे चीज़ हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व यानी कि कौन कौन से ऐसे चीज़ है जो कि यूरोप में जो लोगों के उत्साहन के प्रयास किया, उत्सुक करने के प्रयास किया अपने राष्ट्र अपने देश के प्रति कि हमको अब आज़ाद होना है। ये कौन कौन से ऐसे सहायक तत्व हैं, तो हम लोग सारे चीज़ हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इस वीडियो में। और आप अपनी कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसान हो। तो चलिए हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद के मतलब जो पहला वीडियो था उसमें भी बताया है और इसमें भी बता देते हैं। तो देखिए, यूरोप में राष्ट्र यानी राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम, यानी राष्ट्र के प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। वाद मतलब बताए थे कि ये क्या होता है। तो राष्ट्रवाद मतलब होता है भक्ति, यानी भक्ति भी होता है, भक्ति भी कह सकते हैं, भावना भी कह सकते हैं, यानी उसके प्रति लगाव भी कह सकते हैं। जैसे क्या है कि राष्ट्रवाद यानी अपने देश के प्रति प्रेम की भावना। उसके बाद जैसे परिवारवाद बताए थे, जातिवाद, ये मतलब अपने जाति से लगाव, यानी अपने जाति से लगाव, अपने धर्म से लगाव, अपने सांप्रदायिक से लगाव। जैसे सांप्रदायिकतावाद, ये अपने जो संप्रदाय है, अपने धर्म है, उससे क्या है, लगाव है, यानी उससे प्रेम है। तो इसी को कहते हैं वाद। अब समझ में आ गया होगा। जैसे हो गया समाजवाद, समाजवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, ये सारे चीज़। जो नारीवाद, देखिए नारी के प्रति प्रेम, नारीवाद यानी नारी को बढ़ावा करने के लिए जो वो किया, ये सारे चीज़ जो वाद लगा हुआ है, एक प्रकार से क्या है, भावना है, यानी प्रेम की भावना है, यानी उसके प्रति लगाव के भावना है। तो यही चीज़ हम लोग के राष्ट्रवाद है। यानी राष्ट्रवाद का मतलब क्या होगा, राष्ट्र के प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अच्छा चलिए, अब हम लोग देखते हैं किताब में क्या चीज़ दिया गया है। तो किताब में दिया गया है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक संस्कृति सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के में एकता का वाहक बनती है। एक क्या है कि जो लोगों के बीच, लोगों जैसे हमारे देश में या यूरोप की बात करते हैं, यूरोप में पढ़ा रहे हैं तो यूरोप में बात करते हैं। यूरोप में जितने भी लोग रहते हैं, लोग थे, वो सारे लोगों के बीच के क्या हुआ, भौगोलिक जितने भी भौगोलिक संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोग थे, उस सारे चीज़ को एकता यानी एकजुट करने लगा। जैसे विभिन्नता, अलग अलग तो जाति के थे, अलग अलग लोग थे, लेकिन उसमें क्या अपने अंदर क्या हुआ, एकता जागरूक हुआ और अपने देश को आज़ाद करने के लिए सोचे कि वहाँ के जो लोग थे। तो उसी जो एकता हुआ, यानी सारे चीज़ जितने भी लोग हैं वो सारे के मन में केवल एक ही सवाल गूंज रहा था कि हमको राष्ट्र को आज़ाद करना है अपने, यानी उसी को हम लोग कहेंगे राष्ट्रवाद, यानी अपने देश के बीच लगाव। अभी एकता मतलब समझ ही रहे हैं, जैसे विभिन्नता मानी एकता, वो बताए हैं सिविक्स में कि अलग अलग लोग हैं, फिर भी अगर कोई भी आपदा या कोई ऐसा संकट आता है जो सभी लोग मिलकर उसको समस्या को समाधान करते हैं, तो इसी को क्या कहेंगे, एकता कहेंगे। तो आई होप आपको एकता समझ में आ गया होगा। एकता का मतलब होता है, एकता समझ में आ गया होगा, राष्ट्रवाद भी समझ में आ गया होगा
कि पहला आप लिखें। आप कई तरह से लिख सकते हैं कि देश के प्रति प्रेम या भक्ति की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, ये भी एक प्रकार से हो सकता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद की विकास में सहायक तत्व, यानी ऐसा कौन तत्व है, ऐसा कौन से चीज़ है जो यूरोप के लोगों को अपने देश के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया, वो कौन कौन से ऐसे चीज़ है। तो सबसे पहला है कि वहाँ पूर्ण जागरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियाँ। देखिए, एक पूर्ण जागरण मतलब होता है पुनः से जागरूक होना, पुनः यानी दोबारा जागरूक होना, ठीक है। यानी पूर्ण जागरण, यानी पूर्ण जागरण का मतलब होता है फिर से जागरूक होना। ये क्या हुआ था कि इन 14वीं से 17वीं शताब्दी में 14वीं से 17वीं में एक पूर्ण जागरण आंदोलन हुआ, जिसमें सामाजिक धार्मिक कई ऐसे आंदोलन हुआ, जिससे क्या हुआ कि वहाँ के लोग अपने यूरोप यानी यूरोप में जितने भी लोग थे वो अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना उसमें उत्पन्न हुई। कई ऐसे 14वीं और 17वीं में, याद रखिएगा, 14वीं 17वीं में कई ऐसे सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए, जिससे उसके मन में क्या हुआ, अपने देश के प्रति एक प्रेम की भावना उत्पन्न हुई। उसके बाद है, पहला हम लोग समझ गए कि पूर्ण जागरण के फलस्वरूप उसमें परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, जिससे अपने देश को ऐसा लगा कि अब हमारे देश के प्रति जागरूक होना चाहिए, हम लोग अब आज़ाद होंगे, यानी हम लोग के आज़ाद होना चाहिए। ये सारे चीज़ क्या है, ये भी एक प्रकार के यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास का एक भावना उत्पन्न किया। दूसरा है 1789 के फ्रांसीसी क्रांति में आदर्श। याद रखिए, 1789 जो क्रांति था, 1789 के फ्रांसीसी जो क्रांति था, उसमें क्या हुआ, इसमें जो वहाँ के राजा थे, वहाँ के कौन राजा थे, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति में उस समय लुई 16वां था, और लुई 16वां जो था वो निरंकुश शासन था, और लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार करता था। यानी तो वो ये भी एक प्रकार का आदर्श जो था 1789 के फ्रांसीसी क्रांति में के आदर्श था, वो मुख्यतः 3 प्रकार से आदर्श थे। यानी उसको आदर्श मतलब कहे तो एक राष्ट्र के प्रति भावना। सबसे पहला क्या था, स्वतंत्रता। हम लोग के मतलब कि वहाँ के लोग के ऐसा लगने लगा कि अब हम लोग स्वतंत्र होंगे। उसके बाद है समानता, सभी को बराबर अधिकार होने लगा। उसके बाद है बढ़ता, हम लोग के भाईचारा एक रखना चाहिए, तभी हम लोग क्या करेंगे, एक अपने देश को आज़ाद हो सकते हैं। स्वतंत्रता समझ रहे हैं। आदर्श कितने थे, तो आदर्श याद रखिएगा कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श कितने थे, तो 3 था आदर्श, स्वतंत्रता पर, दूसरा था समानता, और तीसरा था बौद्धता। इसका स्वतंत्रता मतलब हम लोग के सारे स्वतंत्र रूप से रहना है। उसके बाद समानता, सभी को समान अधिकार है, सभी को समान रूप से रहना चाहिए। बंधुता मतलब कि हम लोग के सारे को एक भाईचारा के संबंध रखना चाहिए, तभी हम लोग एक आज़ाद होंगे, या अन्यथा हम लोग आज़ाद नहीं होंगे। तो ये दूसरा भी एक यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के एक क्या रहा, कारण रहा, यानी इसका सहायक तत्व रहा। ये दूसरा भी हो गया। उसके बाद है नेपोलियन का सैन्य अभियान मतलब कि वहाँ पे नेपोलियन थे, वो नेपोलियन कई ऐसे अभियान चलाया, कई ऐसे नियम चलाया, कई ऐसे आंदोलन चलाया, जिससे लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब राष्ट्र के प्रति हम लोग के क्या करना चाहिए, आत्मसमर्पण करना चाहिए, यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखना चाहिए। ये सारे चीज़ जो है, ये नेपोलियन का सैन्य अभियान से ये भी एक प्रकार का यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास के सहायक तत्व है। तो ये हम लोग जान लिए कि मेटरनिक था, वो नेपोलियन, इनका पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। याद रखिएगा, ये अगर कहे तो नेपोलियन बोनापार्ट पूरा नाम, यानी नेपोलियन का पूरा नाम क्या था, तो नेपोलियन बोनापार्ट। याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट, ये पूरा नाम था।
किसका नाम था? नेपोलियन का। ये कई ऐसे आंदोलन चला है और लोगों पर ये भी अत्याचार किया है और ये भी अच्छा काम किया है। तो ये दोनों इससे भी क्या हुआ, देश के प्रति एक राष्ट्र के प्रति भावना उत्पन्न हुई। उसके बाद मेटरनी की प्रतिक्रियावादी नीति। उसके बाद मेटरनी था, बहुत ही प्रतिक्रियावादी था। देखिए, प्रतिक्रियावादी की भी परिभाषा हम लोग लिखते हैं कि प्रतिक्रियावादी किसको कहेंगे? किसी भी सामाजिक परिवर्तन का विरोध करना प्रतिक्रियावादी कहलाता है। यानी जितने भी समाज में लोग जो रहते हैं या जो भी समाज में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी में के देश के प्रति सोच होता है, उसके प्रति अच्छा सोच होता है, तो उसको विरोध करना, यानी सीधे सिंपल में हम लोग बात करेंगे कि अच्छाई को विरोध करना प्रतिक्रियावादी कहलाता है। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी सामाजिक परिवर्तन का विरोध करना प्रतिक्रियावादी कहलाता है। तो मेटरनिक था, वो मेटरनिक बहुत ही प्रतिक्रियावादी यानी घोर शासक था। ये जनता को ये बहुत दबाने का प्रयास किया था। उसके बाद इसको कहा जाता है, ऑस्ट्रिया के चांसलर भी कहा जाता है। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव, ऑस्ट्रिया के चांसलर किसको कहा जाता है? तो मेटरनिक को कहा जाता है। मेटरनिक बहुत ही घोर एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था या शासक था। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक था। प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है किसी भी सामाजिक परिवर्तन का विरोध करना और प्रतिक्रियावादी कहलाता है। देखिए, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श कितने थे? तो आदर्श थे स्वतंत्रता था, समानता था और बंधुता था। यानी ये चारों चीज़ लिखे। ये क्या है? तो ये यूरोप में जो राष्ट्र के प्रति भावना को उत्पन्न करने का एक कारण रहा, एक सहायक तत्व रहा, जिससे देश के प्रति लोग जागरूक हुए और अपने देश के एक आज़ाद करने के लिए सोचे। तो ये सारे चीज़ था। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसके आगे चलते हैं कि उसके बाद हम लोग जानेंगे नेपोलियन। इसके बाद आता है नेपोलियन युग जो अभियान चलाया, नेपोलियन के हम लोग बारे में जानेंगे और नेपोलियन समझेंगे कि ये कैसे इसका अंत हुआ और ये कहाँ कैसे जीता। ये सारे चीज़ हम लोग जानते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। देखिए, हम लोग फिर से कर देते हैं रिवीजन। पहला है कि राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्र के प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी, देखिए पहला है, दूसरा परिभाषा है कि राष्ट्र एक ऐसी भावना हो जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। ये है। और उसके बाद है कि जो यूरोप में राष्ट्र के विकास में सहायक तत्व मतलब कि उसमें जितने भी यूरोप के लोग थे उसमें किस तरह से एक राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागा, वो कौन से ऐसे तत्व हैं, वो कौन ऐसे तत्व है जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ यानी विकास हुआ। तो सबसे पहला बताएं, पूर्ण जागरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियाँ। 14वीं से 17वीं शताब्दी में कई ऐसे धार्मिक सामाजिक आंदोलन हुआ जिससे कि लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति भक्ति यानी प्रेम की भावना जागा। तो ये भी एक प्रकार के कारण हुआ। उसके बाद 1789 के फ्रांसीसी क्रांति में आदर्श में इसमें 3 चीज़ का मांग हुआ। पहले 3 चीज़ का नारा हुआ। पहला हुआ स्वतंत्रता, उसके बाद हुआ समानता और बंधुता। समानता मतलब हो गया कि सबको समान रहना चाहिए और हम लोग के एक मिलजुल कर रहना चाहिए। उसके बाद है जो बंधुता यानी हम लोग के बीच में भाईचारा का संबंध होना चाहिए। स्वतंत्रता मतलब समझ। उसके बाद है नेपोलियन का सैन्य अभियान मतलब नेपोलियन ने कई ऐसे अभियान चलाया जिससे क्या हुआ कि वहाँ के लोगों को और यूरोप के लोगों को राष्ट्र के प्रति
भावना को उदय हुआ। उसके बाद मेटरनी का प्रतिक्रियावादी नीति रहा। मेटरनी का प्रतिक्रियावादी नीति, इससे भी कई जो यहाँ के लोग थे, यूरोप के लोग थे, वो राष्ट्र का विकास हुआ, राष्ट्रवाद का विकास हुआ, यानी भावना उसमें उत्पन्न हुआ। ये ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था? तो मेटरनिक था, याद रखिएगा। और नेपोलियन बोनापार्ट इसका पूरा नाम था, यानी नेपोलियन का। तो ये सारे चीज़ बताएं। प्रतिक्रियावादी किसको कहते हैं? तो किसी भी समाज में परिवर्तन का विरोध करना प्रतिक्रियावादी कहलाता है। इसमें बता दिए, पूछेगा, इसमें पूछेगा 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श कितना था? तो याद रखिएगा 3 था। तो 3 कौन कौन? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो ये इतना हम लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं, हम नेपोलियन के बारे में कुछ जानते हैं और उसके बाद मेटरनी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो इसे समझने से पहले हम लोग जानेंगे, यानी जो नेपोलियन युग है, नेपोलियन युग क्या है, इससे पहले हम लोग समझते हैं। जो 1789 में हम लोग समझेंगे कि जो 1789 था, जो 1789 ये पढ़ना था 9th में, ठीक है, 9th में पढ़ना था। तो याद रखिएगा 1789 में फ्रांसीसी जो क्रांति हुआ था, इसमें कौन राजा था? तो इसमें जो राजा था, फ्रांसीसी क्रांति राजा था। और क्रांति इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे, वो वहाँ पे के लोग भूखे मर रहे थे। और वहाँ पे के लोग जो रोटी दो के नारा लगा रहा था। लेकिन जो वहाँ के राजा था, रोटी दो के नारा लगाते हुए फिर भी उसको सुनवाई नहीं किया और उसको मार दिया गया। जनता पर भी लाठी छोड़ दिया गया। तो इस तरह से वहाँ के फ्रांसीसी क्रांति हुआ। जो लुई 16वां था, लुई 16वां बहुत ही निरंकुश शासन था। वो हमेशा अपने ही बारे में सोचता था। और उसके एगो रानी थी, वो भी मतलब कि एक अपने ही बारे में सोचती थी और जितना भी खर्चा करता था अपने ही खुद खर्चा करती थी। उसके बाद हुआ कि लुई 16वां जो निरंकुश शासक था, इसमें ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। इसमें कौन था? तो लुई 16वां, ठीक है, लुई 16वां था। इसमें शासन था, याद रखिएगा, इसमें जो शासन था वो लुई 16वां था। इसको क्या कर दिया गया? जनता हटा दिया, ठीक है, जनता हटा दिया, याद रखिएगा। इसको जनता क्या कर दिया? 1789 के फ्रांसीसी क्रांति में लुई 16वां को जनता था, ये सारे जनता क्या कर दिए? हटा दिए, यानी इसको फांसी लग गया लुई 16वां को। उसके बाद क्या हुआ कि 1799 में एक और राजा बना जिसका नाम था कांसलर, ठीक है, क्या था? कांसलर, याद रखिएगा, कांसलर राजा बना। एक जो 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति था, वो लुई 16वां जो निरंकुश राजा था, इसको किसी तरह से हटा दिया, यानी जनता हटा दिया। उसके बाद 1799 में एक और जो राजा आया, उसका नाम था कांसलर। कौन था उसका राजा? कांसलर था। फिर ये भी एक प्रकार के राजा, अपने जो राजा था, ये भी अपना जैसे मन तैसे राज को चलाने लगा। अब राज को चलाने लगा तो उसके बाद आया 1700 फ्रांस के सम्राट आया, यानी 1804 ईस्वी में, जिसको नाम रखा फ्रांस, याद रखिएगा, फ्रांस का सम्राट, याद रखिएगा। फ्रांस के जो सम्राट आया वो कौन आया? तो देखिए, यही नेपोलियन आया। नेपोलियन आया 1804 ईस्वी में, फ्रांस का सम्राट, याद रखिएगा, नेपोलियन। कौन आया? नेपोलियन आया 1804 ईस्वी में। कौन आया? फ्रांस का सम्राट नेपोलियन आया। अब देखिए, नेपोलियन युग अगर पूछेगा नेपोलियन युग किसको कहते हैं, तो देखिए लिखा हुआ है, आप कमेंट में ज़रूर इसका परिभाषा लिख कर भेजिएगा, यानी संक्षेप में हम समझ जाएंगे, आप लिख के भेजिएगा। तो देखिए, इसमें जो नेपोलियन युग आया, तो हम बता दे रहे हैं 1704 से लेकर
1804 से लेके 1815 के युग को नेपोलियन युग कहा जाता है। बस इतना लिखना है कि जितने भी जो 1800 जो 4 में कांड हुआ और 1815 से 1804 से 1815 के बीच जितने भी क्रांति हुआ या उसमें जितने भी राज किया उसी को कोची कहते हैं, जिसने भी राज किया उसी को नेपोलियन युग कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले नेपोलियन क्या किया कि वहाँ के जितने भी लोग थे उन लोगों को एक नियम और कानून बनाया। ठीक है, सबसे पहले उसने जो 1704 में इसको हराकर, ठीक है, किसको हराकर, कांसलर को हराकर यानी हटाकर, कांसलर को हटाकर यानी खुद राजा बना। कब बना? 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। कहाँ के सम्राट बनता है? फ्रांस का सम्राट बनता है। उसके बाद है कि 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू किया। नेपोलियन संहिता मतलब क्या होता है? ये देखिए, नेपोलियन संहिता मतलब होता है कानून। ठीक है, कानून या नियम, ठीक है, नियम ये लागू किया। नेपोलियन जो संहिता था ये नियम लागू किया। के लागू किया? ये नेपोलियन लागू किया। ठीक है, कब लागू किया? 1704 ईस्वी में एक नियम यानी कई प्रकार के नियम लागू किया। उसके बाद है जो 1815 में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हरा गया। देखिए, जो नेपोलियन था, नेपोलियन ने, याद रखिएगा कि संहिता मतलब नेपोलियन संहिता को नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। लिख देते हैं, नेपोलियन संहिता को नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं, आप उतार लीजिएगा। नेपोलियन संहिता को भी कहा जाता है, तो नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये जो इस्तेमाल कर रहा था एक गुप्त रूप से, जो कानून बना रहा था ये गुप्त रूप से कानून बना रहा था और जनता पर राज कर रहा था, इसलिए इसको कोड कहा गया। कोड इसलिए कहा गया कि देखिए, आप जो भी पासवर्ड भी डालते हैं तो अपने हिसाब से डालते हैं ताकि कोई के पता नहीं चला। तो ये जनता के पता चल गया कि ये गुप्त रूप से काम कर रहा है, तो इसलिए इसको नेपोलियन कोड कहा गया। किसको कहा गया? नेपोलियन संहिता को नेपोलियन कोड कहा गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो यहाँ पे अब आ जाता है 15 में आ गया। 15 में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हारा जाता है। वाटरलू का युद्ध क्या हुआ था? ये धीरे धीरे यहाँ का जो धीरे धीरे नेपोलियन क्या कर रहा था, ये सारे चीज़ को वो अपना रहा था। देखिए, जैसे जर्मनी फ्रांस ये सारे चीज़ को ये अपने कब्जा में कर लिया था। कि नेपोलियन अपने कब्जा में कर रहा था। किसको? फ्रांस को कर लिया, जर्मनी को कर लिया और ऐसे देश को कर लिया। उसके बाद इंग्लैंड पर भी कब्जा करने जा रहा था, पर्सा पर भी कब्जा करने जा रहा था, रूस पर भी कब्जा करने जा रहा था, ऑस्ट्रिया पर भी। तो ये सारे चीज़ पर कब्जा करने जा रहा था। याद रखिएगा, ये सबसे पहले किस पर राज किया? तो सबसे पहले कि फ्रांस का राजा बना, सम्राट बना। कहाँ के? फ्रांस के साथ जर्मनी को अपनाया। उसके बाद क्या कर रहा था कि इंग्लैंड पर भी अपना अधिकार जमाना चाहता था। रूस पर भी अपना अधिकार जमाना चाहता था। प्रूसिया पर भी अपना अधिकार जमाना चाहता था। ऑस्ट्रिया पर भी अपना अधिकार, ये सारे चीज़ में मैंने अपना अधिकार जमाना चाहता था, धीरे धीरे कब्जा कर रहा था। तो वहाँ के जो राजा था, वो राजा को समझ में आ गया कि धीरे धीरे सबको क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, यानी ख़त्म करके और अपना देश को अपना एक राज बना लेगा, अपना बड़ा एक राज बना जाएगा, फिर इसके कोई युद्ध नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग को कुछ सोचना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या हो जाता है, वाटरलू के युद्ध हो जाता है और उसमें ही नेपोलियन जो था, नेपोलियन हार जाता है। नेपोलियन, याद रखिएगा कि वाटरलू का युद्ध हुआ था, वो 4 देश था और एक नेपोलियन अलग था। नेपोलियन जो अलग था और उधर जो था, इसको जो वाटरलू का युद्ध था
वो मित्र राष्ट्र के बीच हुआ था। नेपोलियन और मित्र राष्ट्र के बीच 4 देश आए थे। पहला आया था इंग्लैंड, दूसरा रूस, तीसरा फ्रांसा और उसके बाद हो गया ऑस्ट्रिया, ठीक है, ब्रिटेन, उसी को ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया और फ्रांसा और ऑस्ट्रिया। ये हो गया किसके बीच? नेपोलियन और मित्र राष्ट्र के बीच युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। ये कब हुआ था? तो जो वाटरलू का युद्ध लिख देते हैं। वाटरलू का युद्ध हुआ था ये 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में क्या हुआ था? तो वाटरलू का युद्ध हुआ था, लिख देते हैं वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो युद्ध हुआ था ये 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। इसमें 2 भागों में लड़ा गया था। एक था मित्र राष्ट्रों के बीच। इसमें 4 देश आए थे। पहला आया था ब्रिटेन, रूस, फ्रांसा, उसके बाद आया था ऑस्ट्रिया। ये 4 देश जो आया था ये किसके अंतर्गत आया था? तो मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आया था, वाटरलू के। इधर था नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन था। और इस तरह से इसको क्या हो जाता है? हार हो जाता है। यहाँ पे इसको क्या हो जाता है? हार हो जाता है। अब इसके बाद जो यूरोप का जो राजा बनता है वो यूरोप में जो राजा बनता है, और ये जो फ्रांस था वो फ्रांस मेटरनिक बनता है। अब देखिए हम लोग आगे लिखते हैं, आगे क्या है लिखा हुआ है कि मित्र राष्ट्र ने नेपोलियन 1815 में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में क्या हो जाता है? हार जाता है। कहेगा कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ? तो 1815 ईस्वी में। कितने देशों के बीच? तो 4 देशों के बीच, ब्रिटेन, रूस, फ्रांसा और ऑस्ट्रिया। उसके बाद मित्र राष्ट्र ने नेपोलियन के कैद करके क्या कर दिया? कैद करके किसको? तो नेपोलियन कैद कर सेंट हेलेना, याद रखिएगा कहाँ पे? सेंट हेलेना नामक टापू पर, याद रखिएगा, सेंट हेलेना नामक टापू पर रख दिया। उसको क्या कर दिया? सेंट नामक एक टापू है और उसी टापू पर इन जो नेपोलियन है, नेपोलियन को अकेले बिंदास दम छोड़ दिया। किसको? नेपोलियन को बंधक बनाकर कैद करके वहाँ पे रख दिया, जिससे उसको क्या हो जाता है? यहाँ पे हारा 15 में और 1821 है नेपोलियन का मृत्यु हो गया। तो इस तरह से नेपोलियन युग खत्म हो गया। अब हम लोग जानेंगे आगे मेटरनिक युग। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तो देखिए हम लोग सबसे पहले आप जो किताब है वो किताब को आप रीड कीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा और जो याद करने में भी आपको बेनिफिट होगा। ये हम लोग जो जितने भी लिखते हैं ये सब केवल की पॉइंट लिखते हैं, यानी उसमें से छांट कर लिखते हैं। अगर आप उसको रीड कीजिएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और जितने भी लिखते हैं बोर्ड पर आप अपने कॉपी पर नोट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसान हो। तो ये एक बार फिर कर देते हैं। नेपोलियन युग का किसको कहते हैं? नेपोलियन युग 1804 से 1815 के युग को क्या कहेंगे? नेपोलियन युग कहते हैं। नेपोलियन जो फ्रांस का सम्राट किसको कहा जाता है? तो नेपोलियन को कब बना था? फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू किया। संहिता मतलब होता है कानून या नियम। उसके बाद है संहिता, यानी अनेक प्रकार। नेपोलियन संहिता को नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। 1815 में नेपोलियन वाटरलू की में हार जाता है। युद्ध में क्या हो जाता है? हार जाता है। मित्र राष्ट्र ने नेपोलियन के कैद करके सेंट हेलेना नामक टापू पर रख दिया, जिसे 1800, याद रखिएगा, 1800
21 ईस्वी में उसको क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। किसको मृत्यु हो जाता है, तो नेपोलियन को। तो इस तरह से हम लोग के ये वीडियो है वो यहीं तक रहने देते हैं। और ये हम जो इतिहास का पहला चैप्टर है वो इतिहास के पहला चैप्टर ऐसा अनुमान लगाते हुए कि 8 से 9 वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे। यानी पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ दीर्घ, जितना दीर्घ रहेगा, दीर्घ, लघु, उत्तरीय, ऑब्जेक्टिव सारा चीज़ करवा देंगे। तब इस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर चालू करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।